नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। इस सीरीज में आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो हमारा 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, उसके पार्ट 3 को आज हम कवर करेंगे तथा पार्ट 3 में आज हम जो है लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 को अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया था हमने, और पार्ट 2 में हमने जो है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया। तो अगर आपने हमारे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा। वे दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज के पार्ट 3 में हम कवर करेंगे लोकसभा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि लोकसभा से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो पहला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वह 3 पार्ट में बटी हुई है, मतलब 3 लोगों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिला के जो है हमारी संसद बनती है। तो इस प्रकार से संसद का कौन अंग नहीं माना जाएगा इसमें से? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है यह संसद के अंग नहीं माने जाते हैं। बाकी तीनों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं, क्योंकि हमारी जो संसद है इन तीनों से मिलके बनती है, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो इसे आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों में से आपको देख के बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आइए 1 बाय 1 करके सभी कथनों को पहले पढ़ते हैं। तो पहला कथन हमारा है, संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग है। यह कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कथन हमारा है, लोकसभा। तो लोकसभा को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, यानी कि निचला सदन। उसके बाद राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहा जाता है, भी बिल्कुल सही है। तो चौथा कथन क्या कह रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ऊपरी सदन। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स को हम कहते हैं निचला सदन। क्या कहा जाता है? इसको निचला सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको हम निचला सदन कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, संसद का निचला सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं ब्रिटेन के। तो इसे आप याद रखिएगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन डी हमारा है वह सही सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है, राज्यसभा में टोटल अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 250 रखी गई है, तथा इन 250 सदस्यों की संख्या में से 238 सदस्य राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, तथा इसमें से बाकी के जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार से 250 टोटल सदस्य पूरे हो जाते हैं राज्यसभा के, जिनमें से 250 में से 238 सदस्य आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं, तथा बाकी के जो 12 सदस्य हैं उनका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। बारी आप याद रखिएगा, मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं बाकी के, ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो तीसरा है प्रश्न हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। इन कथनों को देख के बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए 1 बाय 1 करके पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन हमारा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है वह 552 हो सकती है। दूसरा कथन क्या है हमारा है,
सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। तो यह कथन भी हमारा सही है। इसके बाद 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की जो आयु सीमा है उसको 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह जो कथन है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 65वें नहीं 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, आप याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मत देने की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इस प्रकार से तीसरा कथन जो हमारा है वह बिल्कुल गलत है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चौथा कथन क्या हमारा इसमें कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है, आपको तो पता ही है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न 4 है इसमें से हमारा जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी का, यानी 65वें संविधान संशोधन की जगह 61वां संविधान संशोधन होगा, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 25 वर्ष, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। मतलब लोकसभा चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो निर्धारण है लोकसभा सीटों का यह किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा। तो 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 तक यह जो सीटों का आवंटन है यह यथावत बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2026, यानी ऑप्शन बी जो हमारा है वह बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा। जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन है उसको 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक यथावत किया गया, यानी 2026 तक यह जो लोकसभा की सीटें हैं यथावत बनी रहेंगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वह अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 552, यानी ऑप्शन जो बी है इसका ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। लोकसभा सीटों मतलब लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में कितने, तो 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। तो 31वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारे संविधान में 31वां संविधान संशोधन किया गया था 1973 में, तथा इसी 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है उसको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन ए, यानी कि 31। तो इसे आप याद रखिएगा। यह ऑप्शन ए जो हमारा है बिल्कुल सही है, 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है। तो वर्तमान टाइम में जो राज्यों के मध्य लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं तो वो किस जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वर्तमान में लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किया गया है प्रेजेंट टाइम में, तथा यह जो राज्यों के मध्य लोकसभा की सीटों का आवंटन है यह 2026 तक यथावत बना रहेगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।
तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो उनकी जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों में लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आधार पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है? तो किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो वह कौन सा राज्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय, यहाँ पे जो है यहाँ की लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, 11वें प्रश्न में थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा एक चीज़। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था मेघालय की लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, परंतु यहाँ पे एक परिवर्तन कर दिया गया है। 2008 का जब परिसीमन किया गया था, तो उस परिसीमन के आधार पर मेघालय में जो 2 लोकसभा सीटें हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कर, मतलब 2 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। जैसे आप याद रखिएगा, 2008 के परिसीमन के आधार पर मेघालय में 2 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। परंतु प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मतलब लोकसभा में कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटों का जो आरक्षण है वह मध्य प्रदेश की लोकसभा में, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सबसे अधिक सीटें आरक्षित की गई हैं वहाँ की लोकसभा में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य लोकसभा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा, मतलब कौन मनोनीत करता है, यह आपको बताना है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 333। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वे लोकसभा में कुल कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पे? तो लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 2 सदस्यों को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, यानी ऑप्शन जो इसका है बी हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा के जो सत्र हैं वो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी वर्ष में 2 बार। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम है वह कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10वां हिस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है? तो वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 545। तो आप इसे याद देखिएगा 545, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किस आधार पे? तो लोकसभा की जो बैठक है वह किस आधार पे समाप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के द्वारा, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा या विघटन के द्वारा। इन तीनों आधार पे लोकसभा की जो बैठक है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। इसमें से कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए। इसमें से जो स्थगन है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह स्थगन के साथ लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकता है। इसके बाद जो सत्रावसान होता है और विघटन होता है यह दोनों कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के पास इसकी पावर होती है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर लोकसभा के स्थगन की बात हो तो यह करेगा लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा के सत्रावसान और विघटन की बात हो तो इसकी पावर राष्ट्रपति को दी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने की शक्ति, मतलब इसमें से आपको बताना है कि किसके पास लोकसभा के सत्र को समाप्त करने की शक्ति दी गई है, किसके पास है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए किसके पास शक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा का सत्र का अवसान कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस राज्य में वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 80। कितनी? तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लोकसभा में और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वह सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। त्रिपुरा में लोकसभा के 2 सदस्य हैं, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के 2 सदस्य हैं, उसके बाद गोवा में भी जो है, गोवा जो राज्य है इसमें भी लोकसभा के 2 सदस्य हैं,
उसके बाद मणिपुर में भी लोकसभा के 2 सदस्य हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट राज्य आप याद रखिएगा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, इन चारों में लोकसभा की 2 सदस्य सीटें हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी फेवरेट प्रश्न है किसी भी एग्जाम का। ये अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की 1 सीटें हैं या 2 सीटें हैं। तो अगर 2 सीटों की बात हो तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, ये 4 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ पे जो है क्या बोलते हैं 2 सीटें हैं लोकसभा की। इसके अलावा जो मेघालय है यहाँ पे भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 1 सदस्य निर्वाचित किया जाता है, यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की बस 1 सीटें हैं। तो इसका भी उपयोग तो सभी सही होगा। मिजोरम में भी लोकसभा की 1 सीटें हैं, मिजोरम में लोकसभा की 1 सीटें हैं। उसके बाद नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीटें हैं और सिक्किम में भी जो है 1 सीटें हैं लोकसभा की। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 1 सीटें हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वह गाजियाबाद है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में गाजियाबाद है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। कब, तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था यह हुआ था 1952 में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, लोकसभा का जो प्रथम चुनाव था यह 25 अक्टूबर 1952 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। इसे आप याद रखिएगा, 25 अक्टूबर, एक्चुअल डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी, कब, तो 21 फरवरी 1952 तक जो है लोकसभा का पहला आम चुनाव चला था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस आम चुनाव में टोटल 489 कितनी 489 पे चुनाव लड़े गए थे। कितने, तो इस पहले आम चुनाव में टोटल 489 सीटों पे चुनाव हुए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो दिए गए ऑप्शंस में से लोकसभा का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है वह कौन सा है, तो लद्दाख, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में लोकसभा, मतलब भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष है क्या वो मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो क्या मतलब किस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है आपको बताना है। तो भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, वह किस आधार पर लोकसभा में आता है, तो चयनित, मतलब इसका चयन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, लोकसभा का जो स्पीकर है वह चयनित किया जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। लोकसभा का स्पीकर जो है उसका चयन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को। किसको, तो लोकसभा स्पीकर जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। तो आप इसे याद रखिएगा, जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मीरा कुमार जो थी ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। तो आप इसे याद रखिएगा, 15वीं लोकसभा इलेक्शन आप इसे याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा जो इलेक्शन हमारा हुआ था, 15वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, इसमें हमारी लोकसभा स्पीकर बनी थी मीरा कुमार, जो कि हमारे भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर भी बनी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो जून 2009 में। तो आप इसे याद रखिएगा, जून 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तथा उस समय हमारे लोकसभा स्पीकर बनाई गई थी मीरा कुमार। तथा इसके बाद जो 16वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, 16वीं लोकसभा का इलेक्शन जो 2014 में हुआ था, आप इसे याद रखिएगा, 16वीं लोकसभा का इलेक्शन जो 2014 में हुआ था, इसमें भी एक महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी जिनका नाम था सुमित्रा महाजन। तो आप इसे याद रखिएगा, 16वीं लोकसभा का इलेक्शन जो 2014 में हमारा हुआ था, उसमें हमारी लोकसभा स्पीकर बनी थी सुमित्रा महाजन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में 2019 में हमारा जो लोकसभा का 17वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हाल ही में 2019 में हुआ है, इसमें हमारे लोकसभा स्पीकर बनाए गए हैं ओम बिरला। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया हाल ही में, तो वर्ष 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है? तो 17वां, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में हाल ही में 17वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें एनडीए की जो पार्टी है उसको जीत हासिल हुई है। अगला प्रश्न हमारा है 2019 लोकसभा चुनाव कुल कितने सीटों पर हुआ था? तो 2019 यानी 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है कुल कितनी सीटों पर लड़ा गया था? तो 543 सीटों पे, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हमारे कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया हाल ही में 2019 में हमारे 17वीं लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हो गए थे, तथा इस 17वीं लोकसभा इलेक्शन में हमारे जो नए लोकसभा स्पीकर बनाए गए वो बनाए गए ओम बिरला। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के यानी कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के हमारे स्पीकर हैं। तथा 16वीं लोकसभा हमारी जो हाल ही में ख़त्म हुई है, 16वीं लोकसभा की हमारी स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। तथा हरिवंश नारायण सिंह हमारे राज्यसभा के उपसभापति, से भी आप याद रखिएगा, राज्यसभा के हमारे उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हमारे हैं वेंकैया नायडू जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज यानी कि लोकसभा से रिलेटेड हमने 35 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।